आपको फिनिश करा दिया था, ठीक है ना, यहां तक आपको फिनिश करा दिया था। अब आइए नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? थैंक यू सो मच, गोरखपुर, चंपारण, सब लोग जुड़े हुए हो और पूरी इंडिया जुड़ी हुई है। बहुत बता दिया, जो आपका ईयरफोन आइकन है उसके मिल जाएगा। चलिए, कम्स नियम के अकॉर्डिंग चलता है कि मैम ने पढ़ाया था कि हम जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के पहले, और फिर मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब का आपको शीट मैंने दिया हुआ है, वो मेन वर्ब आता है। तो मैम ने ये बताया। अच्छा, उसके बाद WH फैमिली आएगा तो सबसे पहले आएगा। तो वो ये सोचते हैं कि मैम ने तो ये कहा था कि ऐसा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात, जब मैम ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की है तो मैम ने ये सिखाया है, देखो जरा मैम ने क्या सिखाया, स्ट्रक्चर सिखाया है कि हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चल जाता है। मैम ने ये स्ट्रक्चर सिखाया कि हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चल जाएगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन बनाएंगे तो कम्स नहीं आएगा, डस कम आएगा। हाँ, क्या हुआ? एक मिनट, यहां कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक मिनट, देखो फोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। चलो शुरू करें। बेटा टेंशन मत लो, हालांकि हमारे पास यहाँ पे 3 नेट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे जियो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट दूसरे भी लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरे भी कंपनी वाले इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज नेट का कोई इश्यू नहीं होगा। थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हुआ तो 1 मिनट रुकना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। देखो मैंने कहा हु कम्स हियर, कहोगे मैम कम्स तो पॉजिटिव वाक्य में कम्स आएगा। अगर आप इंट्रोगेटिव वाक्य की बात कर रहे हो तो डज कम आना चाहिए। बेटा एक चीज देखो ध्यान से, डज कम आता, लेकिन डज कम के बीच में ये कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं। डज और कम के बीच में सब्जेक्ट होना चाहिए था ना। क्या बेटा क्या हुआ? सुनो मेरी बात, मैंने लास्ट क्लास आपका जो लिया है ना बेटा, ये ज्योति, मैं आपको मेंस का आज रात में स्ट्रैटेजी बताऊंगी बेटा, आज रात में स्ट्रैटेजी बताऊंगी। नीतीश खुश रहिए, ठीक है, आज रात उसके आगे बढ़ रहे बेटा, तो थोड़ा सा देखो ध्यान से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, और समझने की कोशिश करो। हु कम्स हियर, कम्स क्या है ना, पॉजिटिव वाक्य है। बोलोगे कम आना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ तो आना चाहिए भाई। वहां पे हमने हु लगाया है, इसका मतलब है सब्जेक्ट ही तो पता नहीं है, तभी तो हु लगाया। यानी जब सब्जेक्ट पता नहीं है और हमने हु लगाया तो हु आगे आ गया। अब हमेशा ध्यान रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट के पहले, हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट के पहले जाता है। भाई सब्जेक्ट ही नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा बेचारा, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर हु का मतलब सब्जेक्ट का ही पता नहीं है, यानी आपका सब्जेक्ट यहां पे हु ही है जिसके बारे में पूछ रहे हो, कौन आया है ना, तो इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है सब्जेक्ट कौन है। राइट अगर ऐसी बात है तब फिर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा हमें कि भाई जब हमें सब्जेक्ट का ही पता नहीं है तो यही तो सब्जेक्ट है। अब हमें यहां डस की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डस के बाद जो सब्जेक्ट आना चाहिए था वही तो पूछ रही हूं मैं। तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा बेचारा, बिना सब्जेक्ट के। हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है इंट्रोगेटिव में। जब आपके पास सब्जेक्ट ही नदारत हो तो सीधा कम्स आएगा, यानी कि हु कम्स डेली, रोज कौन आता है, ये सवाल किया जा रहा है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। आज स्पोकन नहीं है साक्षी, 3 दिन स्पोकन है, 3 दिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं, ठीक है ना। स्पोकन के लिए आना है, कल आओगे। आज एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो आ जाओगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, ही लाइक हिज पेरेंट्स आर इंट्रोवर्ट। होता क्या है ना, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ही है, अच्छा लाइक्स लगाइए, लाइक्स, क्योंकि ये तो वर्ब का SES फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है। भैया वर्ब का SES फॉर्म चाहिए, लेकिन पहले ये तो देखो कि बोलना क्या चाह रहा है। सीधा लाइक यानी वो पसंद करता है उसको, भाई वो पसंद करता है इस लड़के को, वो नहीं है, वो नहीं है। यहां पे सबसे मेन चीज देखो क्या है कि इस सेंटेंस में हम कहना चाहते हैं वो व्यक्ति अपने भाइयों की तरह, हिज होगा यहां पे, हिज पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की तरह, अपने फ्रेंड्स की तरह, कुछ भी लगा दो, हिज पेरेंट्स, हिज फ्रेंड्स, हिज ब्रदर्स, जो भी लगाना चाहो लगा दो। आर इंट्रोवर्ट नहीं होगा, इज इंट्रोवर्ट होगा। भाई ये लाइक को कुछ लोग सोचते हैं मैम लाइक नहीं, लाइक्स कर दो। लाइक्स नहीं करेंगे क्योंकि वो पसंद करता है, नहीं बोलना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि वो अपने पेरेंट्स की तरह इंट्रोवर्ट है, नहीं इज इंट्रोवर्ट, ये होगा। इसका मतलब हो गया कि आप किसके साथ लगा रहे हो। सबसे पहले ये देखो आप किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना चाहते हो। जिस सब्जेक्ट के साथ यूज करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग होगा ना, यानी ही है अगर सब्जेक्ट तो इज होगा, क्योंकि हमें वर्ब का SES फॉर्म चाहिए। देखो ध्यान से, अगर वर्ब SES फॉर्म होगा तो ही इज इंट्रोवर्ट, यानी वो अंतर्मुखी है, वो अपने पेरेंट्स की तरह अंतर्मुखी है। इसलिए ध्यान रखना, ही लाइक हिज पेरेंट्स इज इंट्रोवर्ट होगा। इंट्रोवर्ट का मतलब बेटा अंतर्मुखी, जो अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करता, ठीक है। अब ये तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं आपको समझाने के लिए लेके आई थी, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आया है। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा आपको, बोलिए क्या हो गया।
आप देखो जो भी क्वेश्चंस पूछना है ना बेटा, आप लोग ईमेल कर दो ना। आप लोग यहां पूछते हो, अब मैं बताओ मैं आपको पढ़ाऊं कि मैं आपको जवाब दूं, बताइए तो। इसीलिए आप इस पर ईमेल कर दो, ठीक है ना, online@kdcampus.org में ईमेल कर दो। अब सुनो ध्यान से, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, यानी कि सीधा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है। ये सबसे आसान पॉइंट है, सबसे आसान होता है वो पढ़ाना जो सीधा सीधा स्ट्रक्चर से आता है। जो थोड़ा सा घुमा के पूछेगा ना, आप मैथ्स में भी उसमें लुढ़कते हो और इंग्लिश में वही लुढ़कते हैं। आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ कब का लिखा गया? अभी थोड़ी लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले लिखा गया है। आप कहेंगे भाई बहुत पहले लिखा गया है, लेकिन एक बात बताओ, उस संविधान का अभी तक तो इंपॉर्टेंस है ना, है ना? उस संविधान का अभी तक इंपॉर्टेंस है। दिस मीन्स व्हाट? बताओ भाई, प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं उस संविधान का इंपॉर्टेंस अभी तक कह रही हूं, मतलब कोई भी किताब जो भूतकाल में लिखा गया हो लेकिन उसकी प्रासंगिकता आपके वर्तमान पे पड़ रही है, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सही है, लेकिन सिंगुलर वर्ब तो मैं लगा रही हूं। लेकिन एक बात बताओ, प्रेजेंट टेंस क्यों लगा रही हूं? प्रेजेंट क्यों है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन तो पास्ट में लिखा हुआ है भाई, आज भी आपको 6 फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करती है। ओके फाइन, जब बना था तब तो 7 फंडामेंटल राइट्स देती थी। फिर अरे भाई ये 6 को जैसे 7 बनाओगे, ये गारंटीड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब संविधान का वो भाग को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है, और अब नहीं है 7 फंडामेंटल राइट्स, है ना? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट गारंटीज करती है, हालांकि बहुत पहले संविधान लिखा जा चुका है। बताओ कोई प्रॉब्लम? मतलब एक तो सबसे पहले मैम ने बताया हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, रूटीन जो होता है, जो नहीं होता है, जो हमारे प्रेजेंट से संबंधित है, स्ट्रक्चर, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब में एसईएस, प्लूरल सब्जेक्ट और आई वर्ब में एसईएस नहीं है, है ना? ईएस कहां है? जब वर्ब एस डबल एस सी एच एस एच जेड एक्स और ओ में खत्म हो तो ईएस लगेगा। हो गया? अब ये स्ट्रक्चर का क्या करे भाई? तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे ये अभी तो मैं बीच बीच में चुन चुन के 2-4 क्वेश्चन डाल रही हूं। एक बार ये खत्म हो जाए उसके बाद आपको पूरा डिटेक्टिंग एरर, जो डिटेक्टिंग एरर होता है ना, कितना 97 से लेकर अब तक, ठीक है ना, टिल डेट हो गया। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा टिल डेट 97 से लेकर अब तक का जितना क्वेश्चन है सब एक जगह पे। और मैं हमेशा कहती हूं मेरे पर भरोसा मत करो, किसी पे भरोसा मत करो। आप सिर्फ देखना कि जो पढ़ाया है क्या वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आपको हेल्प कर रहा है। अगर कर रहा है इसका मतलब सही पढ़ाया, नहीं कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने काट लिया आपका, है ना? तो इसीलिए ध्यान रखना। थैंक यू सो मच राजन। और पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा बेटा अंजलि, बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आपके मोबाइल पे स्पेस की कमी होगी तो प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखो अगर वर्ब का डाउनलोड करने जाओगे आप तो बेटा वर्ब का 160 पेज का है, थोड़ा तो इश्यू होगा, है ना? इसीलिए आप लोग देख लेना। क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज। अब आओ सेकंड में, ये जो किताब है ना वो एकदम बिल्कुल जो चिल्ड्रन होम की बात हो रही है, कोई बच्चों का घर, यानी जैसे बाल गृह कहोगे, उसके एकदम स्टार्क रियलिटी, एकदम जो सच्चाई है, बिल्कुल बेयर सच्चाई, यानी कि बिल्कुल जिसको कहते हैं नंगा सच, स्टार्क रियलिटी मतलब हिंदी में वर्ड यूज करोगे नंगा सच, वो उजागर करता है। अब कहोगे भाई ये किताब तो कब की लिखी जा चुकी, इसने कुछ चिल्ड्रन होम के बारे में बताया होगा, किसी चिल्ड्रन होम के बारे में, और उसकी स्टार्क रियलिटी यानी कि उसका नंगा सच बताया होगा, तो वो बताया होगा ना, पास्ट है ना भाई। बेटा वो चीज जो बताया है अभी भी उसके कंटेंट्स में है और कह रहा है चिल्ड्रन होम के स्टार्क रियलिटी को वो दर्शाता है, यानी कि वो पास्ट में लिखे हुए किताब का रेलेवेंस अगर प्रेजेंट तक हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। हो गया? यानी पहला मैम ने क्या बताया, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्या बताया कि अगर कोई किताब बहुत पहले लिखी गई हो लेकिन उसकी प्राथमिकता, उसकी प्रासंगिकता, उसका जो कहते हैं इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस वो प्रेजेंट में भी हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर? पेमेंट, अच्छा सुनो बेटा दीपक, होता क्या है ना कि आप लोगों को थोड़ा सा डिले, एक चीज और बता रही हूं मैं बेटा, मेरा भी मोबाइल पूरा मैसेज और व्हाट्सएप से भर गया। मैं कल रात में कोशिश करते रह गई, मैं पूरा जवाब नहीं कर पाई, जबकि आज सुबह मैंने 7 बजे में सोई हूं तो भी नहीं हो पाया मुझसे पूरा। उसके बाद वहां पर भी हमारे जो स्टाफ है ओवरलोडेड हो गए। तो आप अभी तो 2-3 दिन क्लास चलेगा इसमें, अगर आपको मेल नहीं आ रहा है थोड़ा सा इंतजार करो, 3-4 दिन के बाद ना ये कॉल्स वगैरह, ये मेल और ये फोन थोड़े से कम हो जाएंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ भी मेरा 2 बैच शुरू हो गया है, एक तो ये टारगेट बैच शुरू हो गया, स्पोकन शुरू हो गया, वहां पे कॉल्स बहुत फ्लड कर गया है बिल्कुल। ठीक है, आप मेरे साथ हो, टेंशन मत लो बेटा। मैं एक चीज बता रही हूं, आपके एक एक प्रॉब्लम्स को मैं देख लूंगी। अक्षय अभी यहां पे पढ़ो, अगर कोई भी इश्यू हो रहा है थोड़ा सा 2 दिन टाइम दो, आपको सब कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपका मेल का जवाब भी आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी कर लोगे। चलो अब आते हैं, समझ में आ गया ये? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए, देखो ध्यान से, 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, पहले पढ़ो। जिसको भी हिंदी आती है, हिंदी में कंफर्टेबल हो रेड वाला पढ़ो, इंग्लिश में जो कंफर्टेबल हो वो ब्लू वाला पढ़ो। क्या पूछ रहे हो?
बेटा डेमो क्लास तो यूट्यूब में भी चलता है, इसलिए इतना टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। बेटा बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब बनना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों नहीं है? प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने क्या कहा, उसका रेलेवेंस प्रेजेंट में भी है। निशांत देखो बेटा, एक चीज मैं बता रही हूं, मैं पिछले 2 महीने से घर में बैठी हूं, तो मैं इतना बढ़िया कंटेंट्स बना लिया है ना मैंने कि देखो मेरे ऑफलाइन बच्चे कह रहे हैं आप ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा दे रहे हो। अब आप भी आओगे ना तो आपके लिए भी क्लास में बिल्कुल डिजिटल बोर्ड रहेगा, सारा सब कुछ आपको पीडीएफ मिलेगा। यार मुझे तो पिछले 10 सालों से एकदम कोई फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। ये लॉकडाउन तो खैर बहुत खराब चीज है, क्योंकि मैं जो बाकियों की हालत देख रही हूँ मुझे बहुत कभी कभी अफसोस होता है कि लोग क्या खा रहे होंगे और कैसे रह रहे होंगे। मतलब सबकी माली हालत बिल्कुल जर्जर हो गई है। मेरे लिए लेकिन एक चीज हुआ कि मुझे थोड़ा समय मिल गया सोचने के लिए और अपने आप को बिल्कुल अच्छे से अपडेट करने के लिए और इस तरह के मटेरियल तैयार करने के लिए। अब जानते हो क्या है, अब इस तरह का मटेरियल जो तैयार हो रहा है ना, इस मटेरियल का फाइनल प्रूफ रीडिंग होता है, फिर आपके पीडीएफ के रूप में जाएगा और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे सारे 3D में होंगे। आपको नहीं पता, मैं बहुत पुराने जमाने की बिल्कुल देहाती महिला हूं, लेकिन मैं बहुत अपडेट कर लिया अपने आपको टेक्नोलॉजी वाइज। ठीक है, चलिए, जो भी हमारे फॉर्मल यानी कि औपचारिक, ऑफिशियल समझते ही हो, ऑफिस से संबंधित यानी कि औपचारिक, प्लान एक्शन हो यानी कि जो हमने प्लान कर लिया है कि ये करना है, कब? फ्यूचर में। भाई फ्यूचर में करना है तो फ्यूचर यूज करो ना। फ्यूचर में करना है तो सिंपल फ्यूचर यूज करो। अरे फ्यूचर में करना है तो सिंपल प्रेजेंट कैसे हो सकता है? होगा कैसे? देखो, द पीएम लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह प्राइम मिनिस्टर जापान जाएंगे। विल लीव बनाओ ना, चलेगा। द पीएम इज गोइंग टू लीव बना दो, चलेगा। द पीएम इज लीविंग फॉर जापान बना दो, अरे चलेगा। लेकिन ये क्यों चलेगा? ये इसलिए चलेगा क्योंकि आप खुद सोचो, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये प्लान एक्शन होगा ना, और ये ऑफिशियल प्लान एक्शन है। देखो ना, ऑफिस से उनके औपचारिक प्लान एक्शन होते हैं। औपचारिक प्लान एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। भैया क्या पढ़ा रहे हो मैडम आप? अभी बताया प्रेजेंट के एक्शन सिंपल प्रेजेंट। अब ये तो फ्यूचर का एक्शन है, ये भी सिंपल प्रेजेंट। अरे किताब पहले लिखी जा चुकी है, वो भी सिंपल प्रेजेंट। तभी तो बच्चा परेशान होता है कि पहला चैप्टर टेंस, पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसमें भी इतना कंफ्यूजन, तुमको लगता है भाई मेरे बस की बात नहीं है ना। जैसे कहते हैं मागो माँ अमी पारबो ना, जैसे हमारे बंगाली भाई लोग कहते हैं, है ना, हे माँ मैं नहीं सक पाऊंगा, वही चीज है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटा सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टेंस, क्योंकि ये यथार्थ यानी प्रेजेंट की बात भी करता है, पास्ट की बात में भी देखो सिंपल प्रेजेंट, और भी एक और पास्ट का दिखाऊंगी आपको। और ये फ्यूचर का प्लान एक्शन क्या? भाई कल मीटिंग होगा, आज नोटिस आएगा हमारे सभी स्टाफ के पास, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 5 PM शार्प। स्टार्ट्स एट 5 PM शार्प। शार्प मतलब हो गया कि एकदम ठीक 5 बजे। अगर टुमारो शार्प नहीं लगाया यहां पे, चलो 5 PM टुमारो, इसका मतलब है फ्यूचर का। और क्या है? प्लान एक्शन। विल बी लिविंग भी चलेगा बेटा, लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूं, मैं आपको एक ही चीज समझा रही हूं कि देखो हम क्या बात करते हैं, हम ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन की हम बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। भाई कल क्रिकेट मैच होने वाला है, इंडिया टेक्स ऑन। टेक्स ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना। इस तरह के फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ाता कोई, मैं आपको बहुत अच्छा क्लास दूंगी फ्रेजल वर्ब में, बहुत बढ़िया क्लास होगा, देखना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है ये। टेक्स ऑन मतलब मुकाबला करना। पाकिस्तान कहां पे? मोहाली, टुमारो, यानी क्रिकेट मैच इसका मतलब है ना, क्रिकेट मैच है, इसका मतलब इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान। भैया टुमारो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है? कोई भी एक्शन प्लान्ड हो यानी कि निश्चित है कि हम करेंगे ही, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा ना हो जाए जो नहीं हो पाए, फिर है ना, यानी हमने तय कर लिया है कि हम फ्यूचर में करेंगे ही। तो कहोगे मैडम फिर ऐसे बोलो ना, आई गो टू मुंबई टुनाइट। नहीं बोलूंगी आई गो टू मुंबई टुनाइट। क्यों? क्योंकि वो ऑफिशियल और फॉर्मल नहीं है, वो ऑफिशियल या फॉर्मल नहीं है। खुश रहो बेटा, आप लोग बहुत खुश रहो। बच्चों का है ना, हमें एक चीज बहुत अच्छा लगता है, आते हैं तो जो लोग करेंगे प्रणाम। बेटा एक बात बताओ, तुम लोग प्रणाम करते हो? कई बार मैं कहती हूँ बच्चों को अपने लाइव क्लासेस में कि तुम लोग गुड मॉर्निंग मत लिखना, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट मैसेज, आपका जो इंपॉर्टेंट डाउट होता है वो मिस हो जाता है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे जो संस्कार है ना वो हिलोरे लेती है हमारी, है ना, इसीलिए आप आ जाओ बेटा। 3499 बैच आ रहा है 17 तारीख को, ठीक है, 17 को आएगा 3499 का, ठीक है। और आप लोग देखो नेमीचंद, आज मैं रात में मेंस के बच्चों के साथ बात करने जा रही हूं और बहुत सारी चीजें मैं फ्री में मेंस का, आज क्योंकि देखो बात क्या है बेटा, उनका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट अब आ गया है एक पड़ाव, तो इसीलिए अब जो रात का क्लास होगा 10 बजे का, मैं मेंस के हिसाब से भी चलूंगी और बहुत कुछ लेके चलूंगी। इसीलिए आप चाहो तो रात में भी पढ़ लो। मैंने कहा ना आपको, मैं 3 तरीके सबको पढ़ा रही हूँ। एक फ्री फंड का जो रात को 10 बजे, लेकिन उसमें थोड़ा मिक्स्ड हो जाता है क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं यूट्यूब में, है ना, कुछ कहेंगे स्पोकन कराओ, कुछ कहते हैं वो क्या कराओ, कुछ कहते हैं रिटन कराओ, कुछ कहते हैं प्रेपोजिशन कराओ, इसे थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाता है। फिर एक जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज्यादा, 1999 का है, टारगेटेड है लेकिन ठीक है बैच। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं और जिनके पास है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 3499 ले लो, हर वैरायटी लेकिन एक ही टीचर, ठीक है ना। इसलिए आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सीधा स्ट्रेट अवे मुझसे बात करना। सौरभ खुश रहो, आजा सुनो ध्यान से। ये इसका मतलब है कि मैं कहूं ना, मैं कहूंगी आई गो टू मुंबई टुनाइट, नहीं कह सकते भाई, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अनौपचारिक जो है, जब आप अनौपचारिक बात करना चाहते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस लगाओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाओ, अच्छा है। लेकिन आप सिंपल प्रेजेंट टेंस मत लगाना। जैसे मैं कहूं मैं आज रात मुंबई जा रही हूं, आई एम गोइंग टू मुंबई टुनाइट, वो कल आएगी, शी विल कम टुमारो। भाई सिर्फ फॉर्मल और ऑफिशियल प्लान एक्शन में ही ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छा लगता है।
सिर्फ ऑफिशियल प्लान एक्शन में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छा लगता है। यानी फिर से आ जाओ, क्या बोला मैंने, एक्शन ऑफ प्रेजेंट और स्ट्रक्चर दिया, उससे कई क्वेश्चन आएंगे। फिर 2-3 क्वेश्चन ऐसा दिया कि कोई किताब पहले लिखी जा चुकी है लेकिन उसकी प्रासंगिकता, उसका रेलेवेंस अभी भी है। और तीसरा मैंने कहा ऑफिशियल प्लान एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है। ठीक है, हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम? मेंस का न्यू बैच बेटा डिस्कशन आज ज्योति आज रात में अनाउंसमेंट करूंगी, बहुत सारी चीजें उसमें अनाउंस करूंगी। आ जाना रात में 10 बजे आप, ठीक है, क्लियर? अब चलो नेक्स्ट देखो। अब कहोगे चलो फिर वापस चलो, एक और चीज बताती हूं। एक बात बताओ, ये जो सेंटेंस है ना, ऐसा सेंटेंस आप अपने न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में भी देखोगे, लेकिन इसमें कुछ आर्टिकल वगैरह नहीं होगा, लेकिन न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में देखोगे कि प्रधानमंत्री, आप जैसे आज जो प्रधानमंत्री लद्दाख गए है ना, तो कल न्यूज़पेपर में ऐसे आएगा पीएम रीचेस लद्दाख अर्ली मॉर्निंग। क्या कहा? बोलोगे रीच्ड ना, आज पहुंचे हैं, कल का न्यूज़पेपर में रीच्ड होना चाहिए ना, लेकिन रहेगा क्या, पीएम रीचेस लद्दाख अर्ली मॉर्निंग। भाई ऐसा क्या हुआ, आज हो गया खत्म, न्यूज़पेपर रात में छपा, कल सुबह हमारे घर में आया, तो उसमें रीच्ड होना चाहिए था ना, नहीं होगा। उसका रीजन है क्यों, देखो 1 मिनट टाइम दे रही हूं, पढ़ो बेटा। 17 को होगा क्योंकि अभी देखो बेटा ये बैच आया है, ठीक है, और इसका मतलब है आप लोग उससे पढ़ना चाहते हो। 17 दूर लग रहा है, देखो जरा लड़के को 17 दूर लग रहा है। इंटर का एग्जाम दिया हूं और आपसे पढ़ना चाहता हूं, कभी अदब सबसे हम तो पता नहीं हमेशा ख्वाबों में खोए रहते थे इंटर के बाद। चलो खुश रहो और जरूर पढ़ो, और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी और आप खुद देखोगे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए साइंस स्पेशल का बैच बेटा आज रात में भी बहुत सारे बैचेस को मैं अनाउंस करने जा रही हूं, देख लेना। सुनो ध्यान से, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग न्यूज़पेपर हेडलाइंस में करते हैं, हालांकि द एग्जाम इज और द एक्शन इज ऑलरेडी ओवर। देखो हालांकि एक्शन ऑलरेडी खत्म है, यानी भूतकाल के घटित घटना के लिए भी न्यूज़पेपर में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। भाई ये क्यों होता है उसका मैं आपको मीनिंग बता देती हूं, क्योंकि यहां तो नियम लिखा है। आप पूछा था मैम ऐसा होता क्यों है, मैं हमेशा एक चीज बताती हूं बेटा, नियम कोई चीज नहीं होता, क्यों होता है ये आपको महसूस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा क्यों होता है। ध्यान से सुनो, मैं एक एक्ट्रेस हूं किसी मूवी के, डायरेक्टर खड़ा है और वो मुझे कहेगा कि देखिए मैडम आप यहां खड़े हो, वो इधर से आपके पास आते हैं, आप उनकी आंखों में देखते हो और वो आपकी आंखों में देखता है, वो मुझे कहानी सुना रहा है कि मुझे एक्टिंग कैसे करना है। लेकिन उन्होंने पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों सुना रहा है, इसलिए सुना रहा है क्योंकि जैसे वो ऐसा बोलना शुरू होगा ना, एक एक्ट्रेस जो कि एकदम दिमाग से बिल्कुल परिपक्व एक्ट्रेस बन चुकी है, वो उसको इमेजिन करना शुरू कर देगी कि हाँ मैं यहां खड़ी हूं, वो इधर से आता है, हम उसे देखते हैं, वो मुझे देखता है, यानी कि वो अपने पूरे मन में उसको फिगर आउट कर लेती है कि मुझे एक्टिंग कैसे करना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा टेंस है जो किसी भी घटना को जीवंत बना देता है। जीवंत मतलब लाइव बना देता है, इसीलिए लाइव एक्शन के लिए हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो, और मैं इसमें वो चीज ऐड नहीं कर रही हूं, यहां तक कि स्पोर्ट्स कमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। पता क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री में जो सुनने वाला और जो पढ़ने वाला व्यक्ति है ना, उसके नजर के सामने वो जीवंत दिखना चाहिए, उसे महसूस होना चाहिए यार मेरे सामने हो रहा है। इसीलिए क्या होता था जब ट्रांजिस्टर में लोग इंडिया पाकिस्तान या इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच सुनते थे ना, तो वैसे ही एकदम बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते थे जैसे आज हम टेलीविजन में देख के होते हैं या सामने बैठ के जब देखते हैं तब होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उस समय जो कमेंटेटर्स होते थे बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब करते थे, इतने बढ़िया से डिस्क्राइब करते थे ना कि बंदा बिल्कुल महसूस करता था कि मेरे आंख के सामने हो रहा है, और टेंस यूज करता था सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना, इसका मतलब है कि वो यूज करता था जैसे होता था गावस्कर हिट्स द बॉल एंड ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। क्या कहा? गावस्कर, उस समय गावस्कर थे ना, सुनील गावस्कर। हिट्स द बॉल, हिट्स कहा, हिट नहीं कहा, जबकि वो हिट कर चुका। एंड ऑफ इट गोस V1 SES, ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। और जैसे ऐसा बोलता था, बंदा जो ट्रांजिस्टर में सुन रहा है वो भी उसको इमेजिन करके यहां हल्ला मचाने लगता था। इसका मतलब वो जीवंत करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, स्पोर्ट्स कमेंट्री में इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो किसी भी एक्शन को जीवंत बना देता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस भाई कल जो खत्म आज न्यूज़पेपर में आ रहा है, सिंपल पास्ट है फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
अरे बाउंड्री में गावस्कर ने हिट कर दिया और वो जो बॉल है बाउंड्री लाइन के आगे जा चुका है। यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छा टेंस होता नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि ये टेंस आ रहा है, सिंपल पास्ट है फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अरे बाउंड्री में गावस्कर ने हिट कर दिया और वो जो बॉल है बाउंड्री लाइन के आगे जा चुका है। यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छा टेंस होता नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि ये टेंस किसी भी एक्शन को जीवंत बना के आपके मन मस्तिष्क में उसको बिल्कुल होता हुआ महसूस कराता है। समझ में आया? फील करो, इंग्लिश को भी फील करो। जिस चीज को फील करोगे कभी नहीं भूलोगे। बताओ, ठीक है? रुक जा बेटा, मैंने कहा ना कि अभी मैंने यही कहा कि मेंस का हमने अभी तक केडी लाइव को इन्फॉर्म नहीं किया है कि मेंस के बैच के लिए, इसीलिए थोड़ा सा रुक जाओ। आज रात तक मेंस के बैच के लिए हम लोग अनाउंस कर देंगे, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाओ। अब आओ, इसीलिए आपको केडी लाइव से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। आप देखो ध्यान से, बस हिट्स 3 cars ऑन NH48। बस हिट्स, भाई हिट कर चुका, खत्म है, आज न्यूज़पेपर में आ रहा है। सीबीआई ने लैंड माफिया का जो प्रेमिसेस है, यानी उनका जो घर और गोदाम वगैरह जो भी है, उसको रेड किया है, कर चुका, आज न्यूज़पेपर में आ रहा है। लेकिन देखो हिट्स है और रेड्स है, देख रहे हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्लियर? यानी कि वाक्य को जीवंत बनाना है तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो या स्पोर्ट्स कमेंट्री हो, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? लव को फील करो। यस संजय, इसीलिए जानते हो लव ING फॉर्म में नहीं आता। आई एम लविंग यू नहीं होता, आई लव यू होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है ना? सुनो, जो कह रहे हो ना कि फील करो, आप अगर आप किसी भी एक्शन को फील करते हो ना तो वो ING में नहीं होता। उस चीज को मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताऊंगी, इसलिए आगे की चीजें मत पूछो, पहले यहां पे रहो जो मैं समझा रही। यानी जो चीज आप मन मस्तिष्क में होता हुआ फील करना चाहते हो, तभी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हेडलाइंस में हुआ। क्यों? क्योंकि उसको आपको जीवंत दिखाना चाहता है, बंदा जीवंत दिखे। अच्छा एक चीज और है, एक बात बताओ, मैंने कहा बस हिट्स कार्स, बोलोगे मैम कम से कम आर्टिकल का तो ध्यान रखिए। एक बस है, 3 cars है, ठीक है, फाइन। अब सीबीआई, अगर जो आर्टिकल पढ़े बच्चे होते हैं कहते हैं मैम 10 सीबीआई लगाओगे ना, एक्रोनिम, जब लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन होता है तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। ध्यान से सुनो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में ऐसे आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग जिनके भी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर है या जिनको रिपोर्ट राइटिंग आता है, ध्यान रखना करीबन 8 रूल्स है जो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स उसमें ये क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैं थोड़ा सा खाली बताऊंगी इसको, ज्यादा कुछ नहीं, कि समाचार पत्र के हेडलाइंस बनाने में हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है ताकि जो हेडलाइंस है वो शॉर्ट हो और अट्रैक्टिव हो। भाई शॉर्ट क्यों हो? शॉर्ट क्यों, ये बताओ। शॉर्ट क्यों हो? शॉर्ट इसीलिए हो क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर का हेडलाइन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे भाई? अ बस हिट्स 3 cars ऑन NH48 एंड 3, चलो 3 भी ऐसे नहीं, 3 people have been killed। अब हम इतना लंबा चौड़ा लिख दें, ठीक है ना? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बिजनेस करना है ना, आगे चल के कुछ उपाय बता दो बिजनेस करने का आपको। देखिए, अगर आपको बिजनेस करना है आगे चल के कभी भी, कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम तो इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है यार, तुम लोग इंस्पेक्टर बनते हो, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से पोस्ट पे पहुंच जाते हो और उसके बाद फिर नोटिस देके तो हमें ही बुलाते हो, है ना? क्योंकि इनको कहीं कहीं से गलतफहमी रहता है, मैडम बहुत कमाती है। उसके बाद कहता है मैम किसी दिन मेरे पास भी आपकी जैसी गाड़ी होगी। नहीं हो सकती, जिस दिन खरीद लोगे उस दिन आपको सस्पेंड कर देगा, है ना? क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 चीजें हो सकती है, या तो पद और रुतबा और नहीं तो पैसा। और कहोगे ना हम पद और रुतबा करके हम गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, सबसे गलत बात होगा बेटा। आप अगर सरकारी नौकरी में जा रहे हो तो नियत साफ रख के जाओगे, आपको देश की सेवा करने जा रहे हो, अब अपने माँ बाप का सर ऊंचा करने जा रहे हो, है ना? इसलिए कभी भी गलत तरीके से मत सोचना। हाँ, अगर बिजनेस करना है तो मैं क्या बताऊं आपको कि भाई इतना लंबा चौड़ा लिख के अगर आप पैम्पलेट बांटोगे तो कौन पढ़ेगा? इसीलिए न्यूज़पेपर के जो मालिक होते हैं कहते हैं यार इतना लंबा चौड़ा हेडलाइन, और लड़का पेपर लेके ऐसे सामने दौड़ाता हुआ और वो बस में चढ़ रहा है, बस से पीछे से उतर रहा है और स्टेशन में लेके भाग रहा है और पटरी पे पड़ा हुआ है, लोग जल्दी तेजी से भाग रहे हैं। हेडलाइंस ऐसा होना चाहिए ना जो आदमी को पढ़ना नहीं पड़े, बस वो दिख जाए और पढ़ा जाए, दिख जाए और पढ़ा जाए, यानी कि रुक के मुझे ऐसे पढ़ना ना पड़े अच्छा क्या लिखा हुआ है। और वो लड़का जो तेजी से भाग रहा है उसको जैसे वो भाग रहा है, हमें ऐसे 2 शब्द का हेडलाइन है, बस ऐसा हेडलाइन होना चाहिए कि पढ़ के समझ में आ जाए क्या बोलना चाह रहा है ना? आप देखो ध्यान से, अगर हम इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ये हेडलाइन ही पढ़ने में उनको टाइम लगेगा। अगर हम एक जरा सा देखना, एक एग्जांपल देखना, किडनैप्ड बॉय रेस्क्यूड,
कि 3 शब्द का एक हेडलाइन है। मान लो कोई लड़का है जिसका किडनैपिंग हो गया है, पूरे देश के सारे समाचार पत्रों में और सारे न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में छपा हुआ है, लड़का गायब है, कहां गया, और एक जरा सा हेडलाइन जैसे मैंने देखा, किडनैप्ड बॉय रेस्क्यूड। अरे जरा न्यूज़पेपर देना तो। क्यों? क्योंकि 3 शब्द बता दिया कि जो लड़का किडनैप था ना, उसे बचा लिया गया है। रेस्क्यू मतलब बचा के निकाल लेना। 3 शब्द में मुझे पूरा न्यूज़पेपर का वो जो न्यूज़ है समझ में आ गया। ये कौन सा सिस्टम है? यहां पे बॉय, यहां पे हेल्पिंग वर्ब गायब है, हैज बीन रेस्क्यूड। क्यों भाई? हेल्पिंग वर्ब भी नहीं निकलता है। उसके बाद यहां पे जो आर्टिकल होना चाहिए था द, वो भी गायब है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल भी नहीं होना चाहिए। यानी सबसे पहले ध्यान रखना, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि कुछ नियमों का पालन करिए। यानी एक तो अभी जो हेल्पिंग वर्ब कहा, उसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। टेम्परेचर सोरिंग एज जून कम्स। जून आ गया ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है। भाई टेम्परेचर इज सोरिंग होना चाहिए था, नहीं है, सोरिंग लिखा हुआ है। आज कल, मान लो कल ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ, कल पास हुआ, आज क्या आएगा? ट्रिपल तलाक बिल पास्ड। बोलोगे भाई पास्ट नहीं, पैसिव वॉइस जानने वाले बच्चे कहेंगे मैम वॉज पास्ट होगा ना। चलो अगर कहोगे कि नहीं, आप कह रहे हो प्रेजेंट टेंस, चलो हम हैज बीन पास्ट लगा दें, लेकिन ये तो लगाओगे बेटा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हटा दो। क्यों? खाली मेन वर्ब से काम चलेगा। ट्रिपल तलाक बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, है ना, पास्ट एंड पार्लियामेंट, देख रहे हो। और यहां पर भी बस ने कार को हिट किया, कहेंगे अब बस नहीं होगा, कार नहीं होगा, क्या होगा? 3 किल्ड बाय 3 वॉज किल्ड कर दो ना, नहीं हो सकता। यानी कि 3 पीपल हैव बीन किल्ड या वॉज किल्ड, कुछ नहीं, खाली 3 को भी देखो ना छोटा 3 बना दिया, यानी कि नंबर बना दिया, है ना। हम नंबर यूज करते हैं, वर्ड्स यूज नहीं करते। क्यों बताओ? थैंक यू सो मच सार्थक। क्यों नहीं यूज करते हैं? उसका रीजन ये है, अभी क्या बताया था बेटा, दिमाग से काम लो। अगर बिजनेस करने वाला बंदा इतना लंबा चौड़ा अपना हेडलाइन लिखेगा तो कौन खरीदेगा? क्योंकि जब तक वो मैं हेडलाइन पढ़ रही हूं तब तक वो लड़का आगे निकल गया, है ना। इसीलिए हमेशा हेडलाइंस को शॉर्ट बनाना है। शॉर्ट बनाने का तरीका क्या है भाई? THR क्यों लिखे? 3 नंबर लिख दो। आर्टिकल यार सबको पता, आर्टिकल वगैरह का यूज हटाओ ना। हेल्पिंग वर्ब वो भी गायब करो, यानी कि जितना छोटा से छोटा हो सके मुख्य मुद्दे की बात करो ना, बस, है ना। इसीलिए न्यूज़पेपर का हेडलाइन बनाना भी एक कला है जो सबको नहीं आता। और इसीलिए कई लोग जानते हो, अच्छे इंग्लिश मीडियम के लड़के जाके टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर रहे हैं, उनका बनाया हुआ हेडलाइन देख के मैं थोड़ा सा गड़बड़ा जाती हूँ। एक लड़का कहता है क्या पता है मैम, हिंदू में आया है तो इंग्लिश तो सही आया होगा, आप कह रहे हो नहीं ये गलत है। अब इंग्लिश का स्ट्रक्चर वो गलत कैसे लिख सकता है? अब कैसे बहस करोगे ऐसे बच्चों से? मैं कहती हूँ देखो बेटा, वो मेरे पास पढ़ने नहीं आया तो गलत तो करेगा ही। बस यही मामला खत्म। यानी कि कौन बहस करे? न्यूज़पेपर्स में भी इंग्लिश थोड़ी बहुत गलत हो सकती है। देखो किसी का गलती निकालना नहीं है। अगर आप स्पोकन की बात करोगे, मैं कहूँ कि स्पोकन में सिर्फ रीडिंग करो, आपका स्ट्रक्चर आना चाहिए। और अगर न्यूज़पेपर में आप गलती निकाल ले रहे हो, इसका मतलब है आपका ग्रामर बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक है। आशीष 2499 इज स्पोकन में, है ना। 2499 है स्पोकन का बैच। 1999 टारगेटेड बैच है जो कम समय में ही और कुछ एग्जाम्स को टारगेट करके हैं, और बहुत सारे करीबन 60 टेस्ट पेपर्स के साथ और कुछ एडिशनल कंटेंट्स के साथ 3499 है, क्योंकि वो हमारा हाईएस्ट रेट वाला, हाईएस्ट प्राइस का वो हमारा कोर्स है। इसीलिए 3 तरह के कोर्सेस, ठीक है। क्लियर हो गया पूरा कोर्स? आज सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास भी पढ़ ही लो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि टारगेटेड बैच में इतने एडमिशंस, मैंने कहा ना आपको, मैं मैसेज नहीं देख पाई बेटा। आज सुबह 7 बजे सोई हूँ, लेकिन 7 बजे सो के मैं 11 बजे उठ गई थी, लेकिन मैं मैसेज नहीं देख पा रही हूँ। क्योंकि बात क्या है ना, इतने मैसेजेस 8 बजे तक लगा मुझे कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। तब मैंने क्या किया है, उसका स्क्रीनशॉट मार के केडी लाइव के स्टाफ को भेजा है कि बेटा देख लेना, मैं इतने का जवाब नहीं दे पाई। थोड़े से मैसेजेस कम होंगे तो जवाब देने लगोगे, ठीक है ना। सीपीओ वाले और मेंस वाले आज रात में आओ 10 बजे, आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। वैलिडिटी बेटा, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाए हैं, वो मेरे को कॉल करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं। एक चीज बेटा, मेरी कोशिश पूरी यही रहती है कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट्स दूं और जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकूं, वो कोशिश रहती है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आपका सिलेक्शन। हालांकि बहुत सारे लोग यही सारी बातें करते हैं, लेकिन ये सारी बातें वो करना सिर्फ सीखे हैं इसीलिए क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए हैं। क्योंकि उनको एक चीज मैं बता दूं, मेरे प्लेटफॉर्म पे मैंने हमेशा टीचर्स को एक ही चीज कहा है, सिर्फ एक ही चीज, कि मेरे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट जो है, मेरा स्टाफ भी जानता है, मेरे टीचर्स भी जानते हैं, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है मेरे स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स है तभी आप मुझे पूछ रहे हो और तभी मेरे पास स्टाफ काम कर रहे हैं। जिस दिन मेरे स्टूडेंट्स मेरे नहीं रहेंगे, आप तो कहीं और काम कर लोगे, स्टाफ कहीं और नौकरी कर लेगा, मेरे पास क्या रह जाएगा। इसीलिए आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जो लैंग्वेज में बोलती हूँ वही लैंग्वेज बहुत पूरा मुखर्जी नगर बोल रहा है, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आप खुद देखोगे, जो अभी ऑफलाइन वाले बच्चा ने लिख दिया कि मैम ऑनलाइन आप ज्यादा दे रहे हो, आप ऑनलाइन वाले हो ना, आप 6-7 महीने के बाद आना और फिर आप कहोगे मैडम आपने हमें तो वो चीज नहीं दिया जो इस अभी दे रहे हो, आप उनको ज्यादा दे रहे हो। कारण क्या है ना, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज है और वो जायज रहेगी। द रीजन इज, मैं अपने आप को इतना अपडेट कर देती हूँ 6 महीने में कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, छोटी सी बात। 6 महीने पहले जो बैच मैंने पढ़ाया था, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे थे, लिख के पढ़ाते थे सब कुछ, तो मैंने उसका बहुत सुंदर एक स्टूडेंट का मैंने नोट्स मंगवा लिया और अपने टाइपिस्ट को दे दिया कि चलो फटाफट टाइप कर दो, मैं प्रूफ रीडिंग कर दूंगी। जब रात में प्रूफ रीडिंग करने बैठी हूं मैं, तो मैंने लगभग पूरा चेंज कर दिया।
फिर मुझे लगा उसको तो समझ में ही नहीं आएगा मैंने क्या चेंज किया, फिर मैंने पूरा हाथ से लिखा। अब वो दूसरे दिन आके हल्ला मचा रहा कि मैडम आपने तो पूरा चेंज कर दिया, सारा मेहनत पानी फेर दिया। मैं खुद ही 6 महीने, हर 6 महीने में मेरा नोट्स डिस्कार्डेड हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं बिल्कुल ताजा फ्रेश आप मेरे से पढ़ाई करिए। और एक चीज और बताती हूँ, केडी लाइव ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही सिक्योर ऐप है, जहां से आपका डेटा कुछ भी लीक नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग उसमें से कुछ 2-4 नोट्स को निकाल के, 1-2 चैप्टर्स निकाल के वो बच्चों को मूर्ख बनाते हैं कि मैडम का कोर्स हम आपको इतना में दे देंगे, इतना में दे देंगे। मेरा कोर्स पूरा कोई नहीं निकाल पाएगा उससे, क्योंकि हम लोग इन द लास्ट 6 मंथ्स हम लोग बहुत अपडेट हो चुके हैं। हमारा जो ऐप है बहुत सिक्योर ऐप है, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी पर, ताकि जिस तरह से ऐप हैक होता है, लोगों का डेटा लीक होता है, वो हमारे डेटा हमारे ऐप से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत खर्च। कुछ प्रॉब्लम आता है कि मैम ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कभी कभी होता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। हो सकता है आपके मोबाइल में कुछ ऐसा ऐप हो जिसके कारण हमारा ऐप को प्रॉब्लम हो रहा। इसीलिए आप हमेशा @kdcampus.org में मेल कर दो, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि कैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे। प्लीज ऐप डाउनलोड कर लो। आप मेरा एडमिशन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, अच्छा दूसरे बच्चे से अपना मटेरियल शेयर करेगा, मोस्ट वेलकम। क्योंकि एजुकेशन पे पैसा का अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे भी पैसे की जरूरत है, क्योंकि मुझे भी टाइपिस्ट को पे करना है, यहाँ 2-2 स्टाफ बैठे हुए हैं उनको पे करना है, ये पूरा सिस्टम को पे करना है, जितना भी हमारा ऑनलाइन सर्वर है, केडी लाइव है, वो शेयर लेता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं फ्री में दे सकती हूँ यूट्यूब में, तो मैं क्यों ना दूं। इसीलिए आपके साथ मेरा जो रिलेशन है वो किसी पैसे का मोहताज तो नहीं होगा। आप पीडीएफ के फॉर्म में सारा मटेरियल डाउनलोड कर लो, ठीक है? हो गया? चलिए, बस हेड स्कार्फ, मैंने क्या कहा, 3 people have been killed नहीं है, 3 killed हो गया। अब आओ, तो फ्यूचर के लिए क्या करें? तो मैम फ्यूचर के लिए हम विल शैल लगाएंगे। तो आप कहोगे भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में फ्यूचर के लिए हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज इन्फिनिटिव? 2 + वर्ब का बेस फॉर्म। आपको वर्ब के फॉर्म्स का पीडीएफ दे चुकी हूं मैं, उसको इमीडिएटली उस वर्ब के फॉर्म्स को याद करना शुरू कर दो, ठीक है? जैसे प्रेस, मान लो अब चुनाव हुआ है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी अगर उभरी है, तो प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे बीजेपी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, प्रेसिडेंट टू इनवाइट द बीजेपी, है ना? अब ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए अगर कहोगे, तो अगर मैं कहूं प्रेसिडेंट टू इनवाइट द बीजेपी, यहां पे अगर द भी काट दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां देखो बीजेपी का आगे नहीं लगाया, बीजेपी टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट सून, देख रहे हो? क्लियर? उन्होंने अपना अध्यक्ष बहुत जल्दी ही वो चुनेंगे, तो बीजेपी टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट सून। और मैंने आर्टिकल का प्रयोग मना किया है, देखो, अब बस हिट अ कार नहीं होगा, बस हिट्स कार। 1 person was killed नहीं होगा, 1 killed। यानी न्यूज़पेपर हेडलाइंस के कुछ नियम मैंने इसलिए बता दिया आपको कि देखो, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो कम से कम सोच के पढ़ो कि हाँ ये सारे नियम है। और आज के बाद न्यूज़पेपर हेडलाइंस में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। आ जाओ नेक्स्ट, जरा रीड करो। सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बाय, बेटा यहां इस बैच में तो 5 महीना करीब लग जाएगा, 4 से 5 महीना, ठीक है? चलो शुरू करो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अगर हियर और देयर से शुरू होता है, कहोगे ये लो चीफ गेस्ट आ गए ना, तो बोलना चाहिए द चीफ गेस्ट हैज कम। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? हियर कम्स अ चीफ गेस्ट। यहां पर मैं एंकर हूं, मैं खड़ी हूं और मैं स्टेज पे खड़ी होके इंतजार कर रही हूं चीफ गेस्ट एंटर करे। मैं कहूंगी हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, और जैसे कहूंगी हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, आप लोग तुरंत पीछे मुड़ के देखोगे और फिर तालियों के साथ उनका स्वागत करोगे। क्यों? क्योंकि यहां एक्सक्लेमेटरी वाक्य यूज होता है। देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना? सेंटेंस की शुरुआत हियर और देयर से हो रही है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग क्यों हो रहा है? भाई अचानक कोई चीज प्रकट हुआ है, देयर ही गोज। अगर किसी का प्लेन जा रहा है, देयर गोज द प्लेन, यानी कि मैं ऐसे इशारा कर रही हूं, देखो अचानक दिखा मुझे कोई चीज, अचानक कोई प्रकट हुए। सेंटेंस की शुरुआत हियर और देयर से हो रही है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग क्यों हो रहा है? भाई अचानक कोई चीज प्रकट हुआ है, देयर ही गोज। अगर किसी का प्लेन जा रहा है, देयर गोज द प्लेन, यानी कि मैं ऐसे इशारा कर रही हूं, देखो अचानक दिखा मुझे कोई चीज, अचानक कोई प्रकट हुए, वहां पे आ चुके दरवाजे पर, अचानक दिखे। यानी कोई चीज अचानक वहां होना या अचानक आना, एक्सक्लेमेटरी के साथ, अगर मैं विस्मय बोधक के साथ अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। टोटल कंफ्यूजन है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, टोटली कंफ्यूज कर दिया यार, सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या? ये तो बहुत लंबा चौड़ा चीज कह दिया। अब आ जाओ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। 10 में से 9 क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 10 में से 9 क्वेश्चन सिर्फ वही पहला भाग जो उसका फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी हैव इट, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, बस उसी से आता है। 10 में से 9 क्वेश्चन। इसीलिए पूछोगे बाकी क्यों पढ़ाया भाई? पढ़ा दिया, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कई बार जो आपको, जैसे इसमें मैं आपको बताती हूँ एक सेंटेंस, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये वाला सेकंड वाला,
द मीटिंग इज स्टार्टिंग एट 5 PM टुमारो। तो मीटिंग स्टार्ट्स था, आंसर उसका जो था 4 ऑप्शन दिया था, स्टार्ट्स इज स्टार्टिंग करके था, तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था? स्टार्ट्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कुछ चीजें सही होती है, कुछ चीजें सही होती है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन है तो बेहतर ऑप्शन इस्तेमाल करो ना। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म। बताओ कोई इश्यू? आइए देखिए जरा, सिंपल पास्ट टेंस। बोलो कोई क्वेश्चन आपका? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। श्रेया आज रात में आओ ना बेटा, आज रात में 10 बजे आओ ना। मैं जानती हूं आप कहां कहां फंसोगे, मैं सब जानती हूं। आज रात में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में ही बात करेंगे। 3499 बेटा जितने भी एग्जाम्स है सबके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप गरीब नहीं हो, इसलिए गरीब नहीं हो क्योंकि आप रिपोर्ट राइटिंग बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिपोर्ट राइटिंग पूरा नहीं होता, सिर्फ हेडलाइंस होते हैं, क्योंकि उसके बाद का जो न्यूज है ना वो सिंपल पास्ट में होता है, और उसमें भी कौन कौन पैराग्राफ किस चीज पे होता है वो पूरा रिपोर्ट राइटिंग का अलग चीज है। 2008 में यही सब आता था, क्योंकि उस समय प्री में नहीं आता था इंग्लिश, मेंस में इंग्लिश आता था, वो भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता था, और बहुत अच्छे लेवल का इंग्लिश आता था। और 2008 में जब एसएससी मेंस हुआ तो उसी समय मैं प्रेग्नेंट थी। 18 को मेरा बेटा हुआ और सारे बच्चे निराश थे कि मैम तो एडमिशन ले ली है, और क्लास हमारा होता था उस समय, क्योंकि मेंस था जो बैच इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि उसका एग्जाम था। और मेरा बेटा को उस समय मेरी मां नहाती थी और उनका कहना था कि जैसे मैं इसको नहा के खत्म करूंगी नहाना, वैसे तुम घर में होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद नहीं होगी तो हल्ला मचा देता है दूध के लिए। मैं आई हूं तो मेरी मां जो स्टिचेस थे वो भी नहीं कटे थे, और मैं चली गई थी क्योंकि सिजेरियन हुआ था, स्टिचेस भी नहीं कटे थे, मैं पढ़ाने चली गई थी। तो करते हैं, उन्होंने कहा है कि मैम बहुत ज्यादा बोलती हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए पड़ेगा अपने पर्सनल लाइफ में। मैं रात भर नहीं सोई हूं, क्यों नहीं सोई हूं? क्योंकि मुझे मटेरियल बनाना था। ठीक है ना, अपने बच्चे के लिए भी आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मेहनत करना शुरू करो और उसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूं कभी गरीब नहीं रहोगे। चलिए आइए ये देखो, सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है, क्या है? ये है जो एक्शन खत्म हो चुका वो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करता है। एक्शन खत्म हो चुका वो सिंपल पास्ट टेंस में का इस्तेमाल करता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है। यानी नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्वेश्चन पूछना है वो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और अगर नॉट को आगे लाना है तो डिडंट। याद रखना बेटा, डिडंट नहीं बोलते हैं इसको, डिडंट बोलते हैं। थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट। इट इज नॉट डिडंट, इट इज डिडंट, डिडंट नहीं डिडंट। ठीक है, आई केम, आई डिड नॉट कम, आई डिडंट कम, डिड आई कम, डिड आई नॉट कम, डिडंट आई कम। देख लो, ठीक है, क्लियर? और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे वो मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे, बस स्ट्रक्चर पे बेस्ड देखो ना क्वेश्चन। सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीएचएसएल, देख रहे हो? देखो सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, डिड नॉट केम, भाई केम नहीं कम होगा ना, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वाई शी वॉज एंग्री, भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो, शी वॉज एंग्री नहीं, वॉज शी एंग्री होगा। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, ठीक है। When I asked her, ये भी ठीक है। Why she was weeping, अरे भाई she was weeping नहीं, क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं। मैंने कहा माधुरी ने जवाब नहीं दिया जब मैंने उससे सवाल किया कि तुम क्यों रो रही हो। इसका मतलब है भाई क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही हूं मैं, अब तो मैं आपको बता रही हूं ना कि मैंने इससे ये पूछा। इंटरोगेटिव नहीं है सेंटेंस, क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बता रही हूं कि जब मैंने उससे पूछा कि क्यों रो रही हो तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया। इसका मतलब अब मैं आपको बता रही हूं, मैं उससे पूछ नहीं रही हूं। गॉड ब्लेस यू बेटा साहिल, और रात में आओ, आज आपको सारा सब कुछ बताएंगे मेंस के लिए। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज शी नहीं। आप देखो व्हाई दे डिडंट टर्न अप, भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले होता है फिर सब्जेक्ट होता है, और नेगेटिव लगाना है तो डिडंट पहले लगाओगे। डिडंट दे टर्न अप, यानी इंटरोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव फॉर्म लगाओ, ये हेल्पिंग वर्ब पहले। इंट्रोगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी हो बाद में लगाओ। यहां पे इंट्रोगेटिव है तो पहले आएगा, और यहां पे डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है भाई? स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है भाई, देखो ना स्ट्रक्चर बेस्ड है। ठीक है, अब देखो जीडी कांस्टेबल का भी क्वेश्चन देख लो। पहले देखो, सुनो, टियर 3 का बेटा, टियर 3 के लिए आप टियर 2 के बाद करना। वहां पे एक मिस्टेक दिया रहता है आपको हमेशा, हर साल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये एसएससी वाले, क्या देते हैं टियर 2 टियर 3 एक दिन होगा, ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पास्ट टाइम जब भी दिया हो सिंपल पास्ट
शी वॉज शी नहीं। आप देखो व्हाई दे डिडंट टर्न अप, भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले होता है फिर सब्जेक्ट होता है, और नेगेटिव लगाना है तो डिडंट पहले लगाओगे। डिडंट दे टर्न अप यानी इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव फॉर्म लगाओ, ये हेल्पिंग वर्ब पहले। इंट्रोगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी हो बाद में लगाओ। यहां पे इंट्रोगेटिव है तो पहले आएगा, और यहां पे डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है भाई? स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है भाई, देखो ना स्ट्रक्चर बेस्ड है, ठीक है। अब देखो जीडी कांस्टेबल का भी क्वेश्चन देख लो, पहले देखो सुनो। टियर 3 का बेटा, टियर 3 के लिए आप टियर 2 के बाद करना। वहां पे एक मिस्टेक दिया रहता है आपको हमेशा, हर साल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये एसएससी वाले, क्या देते हैं टियर 2 टियर 3 एक दिन होगा, ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पास्ट टाइम जब भी दिया हो सिंपल पास्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूं आप थोड़ा वोकैब कराना, इसलिए मैं इसको यहीं पर रोक रही हूं, ठीक है। यानी हम लोग पेज नंबर 20 तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज मैं आपको, आज नहीं, पुराना वाला लोडेड है, आज नहीं, मैं आपको अब जो दूंगी कल सुबह दोपहर तक आपका 20 पेजेस तक लोड हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इंतजार करना, क्योंकि मैं इसको मैं कल तक करूंगी आपका, ठीक है। चलो अब क्या कर ले, थोड़ा सा हमने आपको एविएटर वगैरह करा दिया था। देखो बेटा क्या ना, आप लोग कंफ्यूज मत करना, मेरा 1, 3 और 5 जो चलेगा वो ये वाला चलेगा जो 1999 वाला है, और 2 जुलाई को जो शुरू हुआ है वो स्पोकन शुरू हुआ है, वो ध्यान रखना। आ जाओ 12th में, कोई इश्यू? चलो अब मेरी बात सुनो, इंग्लिश में फील करने की कोशिश करो, जो मैंने पढ़ाया उसको समझने की कोशिश करो। बचपन से हमारी आदत होती है लिखने की, पढ़ने की, कई बार ऐसा होता है हमारा दिमाग क्या होता है ना, दोनों चीजों में उत्साह में करने में बहुत कुछ मिस करता है। अब मैं कह रही हूं कि बिल्कुल आप अटेंटिवली खाली मेरा लेक्चर सुनो, बार बार सुनो, सामने पीडीएफ मोबाइल पे खोल के रख दो या फिर लैपटॉप पे खोल के रख दो, और दूसरे मोबाइल में या लैपटॉप में आप मुझे देखना शुरू करो, जो मैं समझाते जाऊं बस पीडीएफ देखते जाओ, मुझे सुनते जाओ, और सारा अपने दिमाग में इसको एब्जॉर्ब करते रहो। बेटा ट्रांसलेटर की अगर बात करोगे ना तो मैं कहूंगी कंपल्सरी इंग्लिश ज्वाइन कर दो, क्योंकि उसमें हम ट्रांसलेशन सिखाते हैं। टियर 3 में हमने CAA तक डिस्कस करके खत्म कर दिया है, और उसके बाद क्योंकि उसके बाद एग्जाम हो गया था टियर 3 का, उसके बाद के सारे करंट के टॉपिक बाकी है जो आपके मेंस एग्जाम खत्म होने के बाद टियर 3 में शुरू करेंगे हम, ठीक है। टियर 2 का स्ट्रैटेजी नवीन आज रात में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना, आज रात में डिस्कस करेंगे। नहीं, आपको केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करने के लिए केडी कैंपस का स्टूडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। iOS में हमारा ऐप नहीं चलेगा बेटा, ठीक है, iOS में नहीं चलेगा। डिफरेंस ये है कि दोनों के कंटेंट्स में उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट्स है, उसमें 60 टेस्ट पेपर्स है जो इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करें आगे। देखो मैंने आपको बताया था एवी जो है, सॉरी, जो एवी है वो रूट है बर्ड्स का, है ना, पंछियों का, और जो एपी है ना बेटा ये रूट है बीज का, मधुमक्खियों का, ठीक है। एपी रूट है बीज का। अब एपियरी का मतलब क्या होगा? जो एवियरी था क्या था? एवियरी था जहां पंछियों को रखा जाता है, तो एपियरी का क्या होगा? जहां मधुमक्खियों का पालन किया जाता है ना, जहां ठीक है, नॉट पीछे भी लगा सकते हो आप, वाई जहां पे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। तो एवियरिस्ट कौन होगा? जो एवियरिस्ट कौन था? एवियरिस्ट कौन था जरा बताओ तो, मैंने आपको पढ़ाया है एवियरिस्ट कौन था, देखो तो एवियरिस्ट था जो पंछी पालन करता है, तो अगर इसी में एपियरिस्ट कर दूं तो जो मधुमक्खी पालन करता है। एपीकल्चर था पंछी पालन यानी कि रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, तो एपीकल्चर हो जाएगा रेयरिंग ऑफ बीज यानी कि मधुमक्खी पालन। और एपी साइड क्या होगा भाई? मधुमक्खियों की हत्या, क्योंकि पंछी की हत्या एपी साइड है। देखो वही तो है, सेम चीज में वी को हटाकर पी लगाया, और ये सारा जो मैंने पढ़ाया है ना, ये सारा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड्स है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको खत्म किया था, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, पहले एक बार चेक करो आप। ठीक है, आ जाओ। एफोरिज्म का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। कोई भी ऐसा शॉर्ट फ्रेज, कोई भी ऐसी छोटी सी फ्रेज जो एक्सप्रेस करता है एक बहुत ही क्लेवर वे से कोई बात जो सत्य हो, है ना। अगर मैं कहूं ऑनेस्टी पेस, बस हार्ड वर्क बेयर्स फ्रूट्स हो गया। यानी कि एक छोटा सा वाक्य जो किसी सत्य को प्रवीण तरीके से व्यक्त करता है। मैंने कहा ऑनेस्टी पेस, यानी कि आप अगर ऑनेस्ट हो तो आपको वो पे करेगा, क्योंकि अगर ऑनेस्ट तरीके से आप बिजनेस करोगे तो आप का नाम कमाओगे और आपके कस्टमर्स ज्यादा बढ़ेंगे। ऑनेस्ट तरीके से अगर आप अपना नौकरी करोगे तो वहां पर भी आपका नाम होगा और लोग आपका सम्मान करेंगे। यानी ऑनेस्टी पेस, ये एफोरिज्म है। क्या है ये एक छोटा सा फ्रेज है जो बहुत ही अच्छे प्रवीण तरीके से किसी स्वतः सिद्ध वाक्य को जो ट्रू है उसको ये पेश करता है, ठीक है ना। ऑब्जुरेसी ये होता है जिद, जिसको कहते हैं ऑब्स्टिनेसी भी कह सकते हो, याद करो ऑब्स्टिनेसी, है ना, टेनेसिटी। ये सारे वर्ड्स होता है हठधर्मी होने का जो आपका एक अवगुण है ना, उसके लिए, है ना। यानी कि ऑब्स्टिनेसी और टेनेसी एंड ऑब्जुरेसी तीनों का मतलब होता है जिद्दीपन। देखते हो कई बार आप जिद्दीपन में क्या करते हो, लड़ते हो अपने पेरेंट्स से, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, है ना। लड़कियां जिद कर करके स्मार्टफोन खरीदे कि मैं अपने टिकटॉक में अपने वीडियोस बनाऊंगी, टिकटॉक ही बैन हो गया। अब वो सारे के सारे अच्छे से खाना बना रही है ना, मैंने भी एक शेयर किया था ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है आप हठधर्मिता आप अपना लेते हो, क्यों? अपनी बात मनवाने के लिए, जिद पर अड़ जाते हो। दैट इज कॉल्ड ऑब्जुरेसी और ऑब्स्टिनेसी और टेनेसी, यानी कि जिद। देखो द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनमूव्ड, अब हिलते नहीं हो, मान जा बेटा, मान जा बेटा। परसुएशन पेरेंट्स करते रहते हैं, कहते ना नहीं मानेंगे, वही है स्टबर्ननेस, है ना। यस बेटा, आपने जो कहा ना स्टबर्न आपने एडजेक्टिव कह दिया, स्टबर्ननेस यहां पे हो गया क्लियर। अब आओ देखो ये 3 इसका सिनोनिम है, ठीक है ना, ठीक है। इसका उल्टा फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, ओबीडियंट होगा ये होगा इसका उल्टा। चलिए नेक्स्ट आओ, पोडियाट्रिस्ट एंड काइरोपोडिस्ट, दोनों ध्यान से देखना। पोडियाट्रिस्ट एंड काइरोपोडिस्ट, क्या होता है पोडियाट्रिस्ट एंड काइरोपोडिस्ट? पोडिया, जहां पर भी ये वर्ड देखो आप समझ जाना पैर की बात हो रही है, ठीक है। हालांकि काइरो जो है ना ये रूट है हाथ का, इसीलिए काइरो रूट है हाथ का।
कुछ डिक्शनरीज में कायरोपोडिस्ट कहा है हाथ और पैर का डॉक्टर, और हाथ और पैर मिलकर लिम्स कहलाता है ना, लिम्स के डॉक्टर। लेकिन पुराने जमाने की बात करें हम, सॉरी अगर हम नए जमाने की बात करें तो पुराने जमाने में जो ओल्ड टर्म था वो कायरोपोडिस्ट था, उसको आप सीधा पोडियाट्रिस्ट कहते हैं। यानी कि जो पैरों के डॉक्टर थे पुराने जमाने में उसके लिए वर्ड था कायरोपोडिस्ट, आज के जमाने में उसको पोडियाट्रिस्ट कह रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो कुछ डिक्शनरी कहता है भाई कायरोपोडिस्ट इज हाथ और पैर का डॉक्टर, यानी कि ये कई बुक्स में है कि पूरे लिम्स के यानी हाथ और पैर के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम कायरोपोडिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहीं पर पोडिया पर देखो ना, समझ जाना पैर की बात हो रही है। कैसे देखते हो टीचर जब पढ़ाते हैं तो सामने ऐसा एक बना रहता है जिसको किताब रखते हैं, उसको पोडियम कहते हैं। क्यों भाई, वहां खड़ा होकर पढ़ाना पड़ता है, वहां बैठोगे तो पीछे छुप जाओगे। तो वही तो देखो ना पोडियम, जो भी चीज पोडिया है, जैसे एक जानवर है ना सूडोपोडिया है ना, उसका सूडो मतलब फॉल्स होता है, जब भी खाने के नजदीक पहुंचता है तो उसका एक सूडो यानी कि फॉल्स पैर निकलता है और पैर निकल के वो खाने को अंदर कर लेता है। यूनिसेलुलर एनिमल पढ़ते हो, बायो वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? आ जाओ नेक्स्ट। देखो तभी तो मैंने कहा कायरो का मतलब हाथ होता है, क्योंकि कायरोमैंसी देखो क्या बना है ना, कहते हैं ना हस्तरेखा। हस्तरेखा कई लोग आपके हाथ की रेखा को देख के बहुत कुछ बताते हैं, राइट? लेकिन मेरा मानना है कि हाथ की रेखाएं बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ बताती है, लेकिन आपका मेहनत जो है ना आपकी हाथ की रेखा को चेंज कर सकती है ना। क्योंकि कहते हैं हम जो आज है वो हमारे पहले के कर्मों का फल है, और हम जो भविष्य में होंगे आज के कर्मों का फल जो है हमें भविष्य बनाएगा। इसीलिए कहते हैं आपकी हाथ की रेखाएं भी चेंज होती है, पहले चेंज करने के लिए कोशिश तो करो। क्या करते हैं लोग, लेकिन लोग अपनी हस्त रेखा को दिखवाते हैं और उसको एक विज्ञान के रूप में बढ़ावा मिला है जिसको कहते हैं पामिस्ट्री। बहुत कुछ बता सकता है आपकी पामिस्ट्री, यानी कायरो का मतलब हो गया हाथ और मैंसी का मतलब हो गया उसका आकलन। तो कायरोमैंसी इज पामिस्ट्री यानी हस्त रेखा विज्ञान। दो है ना, दो है, याद रखना। एक तो एस्ट्रोलॉजी है जो आपके सितारों को देखकर बताया जाता है, आपके ग्रहों को देखकर बताया जाता है, वो एस्ट्रो मतलब हेवनली ऑब्जेक्ट्स का लॉजी है, स्टडी है, यानी एस्ट्रोलॉजी है। और यहाँ पे एक कायरोमैंसी है जिसका मतलब पामिस्ट्री होता है, हस्तरेखा विज्ञान होता है। ठीक है बेटा, सीपू आज तो शुरू किया, फिर कब शुरू करोगे? पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पढ़ो तो सही यार। केडी लाइव ऐप को इंस्टॉल तो करो पहले, अगर उसको इंस्टॉल करोगे तब ना मिलेगा। हाँ सब मिलेगा, टेंशन मत लो। स्पोकन बेटा वो अलग बैच है, ये अलग बैच है, दोनों को मिक्स मत करो। ठीक है ना? यस एस्ट्रोलॉजी का बेटा, एस्ट्रोनॉमी नहीं कहा है शाहिद, एस्ट्रोनॉमी तो बिल्कुल साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, और इसमें एक बहुत अच्छा छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगी आपको क्यूजॉटिक में। ठीक है, पहले वर्ड्स देख लो एक मिनट के लिए, देख लो। आपको केडी कैंपस से बता दिया कि कहां मिलेगा आपको पीडीएफ। आईफोन लेके जाएंगे कॉलेज में, और सुनो मेरे इंस्टीट्यूट में बताती हूं बातें। आईफोन लेके जाते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि उसका रिंग ऑफ ना हो, और बीच में उसका आईफोन का रिंग भी करवाते हैं। उसके जब लड़कियां मुड़ के देखती है तो अच्छा ठीक है, वो देख ली ना, इसका मतलब वो समझ ले कि मेरे पास पैसे है ना, अपना जो होता है स्टेटस दिखा के, है ना, लड़की को पटाने की कोशिश करते हैं ये लोग। आईफोन यार, आईफोन तो हमने खरीदा, हमसे तो चलता ही नहीं था, यूजर फ्रेंडली तो होता नहीं है, तो मुझे जबरदस्ती आईफोन कर रहे हैं। 21 22 छूट गया, सॉरी, ओके आई एम सॉरी, 20 से पूरा छूट गया, 20 से पूरा छूटा हुआ है। आप इतना क्वेश्चन करते हो ना। अब आओ नेक्स्ट सुनो। ओके पीछे चला गया था। आइकनोक्लास्ट, ध्यान से सुनना, कायरोमैंसी समझ में आ गया। आइकन कोई भी होता है ना बेटा, वो प्रतीक होता है, प्रतीक कोई चीज का। अब देखो जैसे अब सुशांत सिंह का जानते हो, अब ठीक है बहुत लोग कह रहे हैं उसने आत्महत्या नहीं की है, उसका मर्डर हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तक जो पुलिस कह रही है कि उसने सुसाइड किया। मुझे बहुत गुस्सा आया उससे सुसाइड करने पर। पता क्यों? क्योंकि वो कई ऐसे बिहार के लड़कों का वो आइकन बन गया था, यूथ आइकन। क्योंकि वो इतने कम 34 इयर्स की उम्र में ऐसे बढ़िया मूवी कर चुका था। क्यों आइकन था? आइकन का मतलब क्या होता है? प्रतीक, यानी कि वो समाज के लिए प्रतीक के रूप में हो गया था, यार मुझे वैसा बनना है ना। जैसे यूथ आइकन का मतलब होता है युवा के लिए वो एक आइकन था, अब उसने सुसाइड कर लिया। बताओ, चलो वापस आओ। आइकन का मतलब हुआ प्रतीक, और जो लास्ट वर्ड है ना बेटा, ये रूट है तोड़ने का। जो समाज का प्रतीक, अब समाज के प्रतीक क्या होते हैं भाई? हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे स्तंभ हैं कि आप बचपन में पढ़ाई करोगे, फिर आपको एक नौकरी करनी है, फिर आपको शादी करनी है, फिर आपको बच्चा पैदा करना है। पहला हो गया अगर बेटा तो बेटा बेटी भी होना चाहिए, परिवार होगा, है ना। अगर बेटी होगी तो बेटा भी होना जरूरी है। जिंदगी भर समाज आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है और हम करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं समाज में हम रहते हैं। ऐसे सामाजिक नियमों को जो नहीं मानता कहता यार भाड़ में जाओ, है ना, वो आइकनोक्लास्ट है, यानी कि रूढ़ी विरोधी। जो ऐसे सामाजिक नियमों को नहीं मानता है वो आइकनोक्लास्ट है। ऐसे ही लोगों को बोहेमियन कहते हैं, ऐसे ही लोगों को हेटेरोडॉक्स कहते हैं। हेटेरोडॉक्स से आपको एक और वर्ड का इस्तेमाल याद आ जाएगा, दैट इज ऑर्थोडॉक्स। लो एंटोनिम बन गया। आइकनोक्लास्ट का एंटोनिम ऑर्थोडॉक्स, बोहेमियन का एंटोनिम ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स का एंटोनिम ऑर्थोडॉक्स। यानी कि जो गैर परंपरावादी है उसको हम बोहेमियन कह रहे हैं, आइकनोक्लास्ट कह रहे हैं। तो परंपरावादी को क्या कहेंगे? ट्रेडिशनल कहेंगे, पारंपरिक हो गया, कन्वेंशनल कहेंगे, है ना। ये हो गया ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स, परंपरावादी। और जो गैर परंपरावादी होता है वो क्या होंगे? वो इनमें से तीनों होंगे। ऑफ कोर्स रूट से करा रही हूं। ये क्या है विवेक? याद रखना, मैंने आइकन आपको रूट बताया है, कायरो आपको रूट बताया है, तो ये तो रूट से ही बना हुआ है, देखो ना। हाँ, ये है कि कौन एडजेक्टिव है और कौन नाउन है, वो हम लिखते गए। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? यानी आइकनोक्लास्ट, बोहेमियन और हेटेरोडॉक्स है तो सिनोनिम, बस पहले का दो जो है एकदम नाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है, और इसका उल्टा ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स हो गया। ठीक है, मेरा आइकन रंजन